क्या आपने किसी ऐसे डिक्टेटर के बारे में सुना है जो अपने दुश्मनों को मारकर उनका दिल निकाल कर अपने फ्रीज़र में रखता था? एक ऐसा जालिम जो जिंदा लोगों को मगरमच्छों के आगे फेंक देता था और तो और कैदियों को मारकर घंटों घंटों उनकी लाशों के साथ बातें करता और फिर उन्हीं लाशों के साथ सो भी जाता। अगर आपको लगता है कि हिटलर और स्टॉलिन ही सबसे ज़्यादा जालिम थे तो रुकिए, मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूँ जिसे लोग बूचर ऑफ युगांडा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1925 से। युगांडा के एक छोटे से गांव कोबुको में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम इदी अमीन रखा गया। इदी का बाप एक किसान था और उसकी माँ एक लोकल ट्राइब से ताल्लुक़ रखती थी। इदी का बाप बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से उसका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा और वह हार्डली 4th क्लास तक ही पढ़ पाया। लेकिन दोस्तों, वो बचपन ही से दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग था। वो नॉर्मल बच्चों से जिसामत में काफ़ी बड़ा लगता था और जब वो 22 साल का हुआ तो उसने आर्मी को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया। दरअसल दोस्तों, उस टाइम युगांडा पर ब्रिटिश कॉलोनाइज़र का रूल था और जब वो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने के लिए उनके पास गया तो उन्होंने देखा कि बंदा फिज़िकली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है और ये हमारे लिए एक बेहतरीन एसेट साबित हो सकता है। तो 1946 में उन्होंने उसे किंग्स अफ्रीकन राइफल में शामिल कर लिया और यहाँ से उसने एज अ कुक असिस्टेंट अपने करियर का आगाज़ किया। आर्मी में रहते हुए उसने बॉक्सिंग, स्विमिंग और रग्बी की ट्रेनिंग भी की और वो बॉक्सिंग में 3 साल तक युगांडा का हैवीवेट चैंपियन भी रहा। आर्मी को ज्वाइन करने के बाद वो अंग्रेज़ों का एक ट्रस्टफुल पर्सन बन गया और वो उन लोगों के साथ मिलकर अपने ही लोगों को मारने लगा और इसका फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने माओ रिवॉल्ट में केनिया और सोमालिया के ख़िलाफ़ ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ने के लिए उसे भेज दिया। वो इस वॉर में इतने ब्रूटल तरीके से लड़ा कि सामने वाले सोल्जर को ज़िंदा ही ज़मीन में गाड़ देता या उसे इतने बुरे तरीके से मारता कि दूसरे सोल्जर उसे देखकर ही डर जाते। अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इतने बुरे तरीके से लड़ने की वजह से वो ब्रिटिशर ऑफिसरों की नज़रों में आने लगा और देखते ही देखते आर्मी में उसका रैंक भी बढ़ता गया। और इसी दौरान ही उसकी मिलिटन ओबोटे नामी एक पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात हुई और ये मुलाकात एक दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों ब्रिटिशर को ही धोखा देने लगे। वो उनकी नाक के नीचे से सोने, वेपन्स और दूसरी एक्सपेंसिव चीज़ों की स्मगलिंग करने लगे और किसी को इसकी कानों कान खबर ना हुई। अगर गलती से किसी को इस बात का पता चल जाता तो ये दोनों मिलकर उसका काम तमाम कर देते। जब अंग्रेज़ों को इस स्मगलिंग की खबर मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि युगांडा को इंडिपेंडेंस मिल गई थी और अब वो सवाए पछतावे किए और कुछ नहीं कर सकते थे। युगांडा के आज़ाद होने के बाद ओबोटे को युगांडा का प्रेसिडेंट बनाया गया और उसने इदी अमीन को ऑल आर्म्ड फोर्सेस का चीफ बना दिया। लेकिन दोस्तों, अब इस फ्रेंडशिप में एक नया मोड़ आने वाला था क्योंकि रेगुलेशन के हिसाब से इदी अमीन को ओबोटे के अंडर काम करना था, लेकिन उससे पहले वो एक साथ मिलकर एक ही लेवल पर काम किया करते थे। लेकिन अब पैसे, पावर और फेम को लेकर एक दूसरे में अनबन होने लगी और देखते ही देखते ये अनबन दुश्मनी में बदलने लगी। इदी अमीन, जो कि सारी आर्म्ड फोर्सेस का चीफ ऑफ कमांडर था, उसने अंदर ही अंदर ओबोटे को मारने के लिए एक सीक्रेट फोर्स बनानी स्टार्ट कर दी जो उसके साथ मिलकर ओबोटे को मारने के लिए प्लानिंग करने लगे। और जब ओबोटे को इस साजिश की खबर मिली तो उसने इदी को ऑल आर्म्ड फोर्सेस से हटाकर सिर्फ आर्मी का चीफ बना दिया और जिसकी वजह से ईदी का दूसरी फोर्सों से इन्फ्लुएंस ख़त्म हो गया और इसके बाद तो मानो ईदी जैसे गुस्से से पागल होना स्टार्ट हो गया। अब ईदी को सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए थी, प्रेसिडेंट की कुर्सी और ओबोटे की मौत। लेकिन उसने डायरेक्टली ये काम नहीं किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ट्रस्ट जीतना शुरू किया। वो आम लोगों में जाकर उनके साथ डांस करता, उनकी प्रॉब्लम सुनता और समझकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता और देखते ही देखते लोग उससे प्यार करने लगे। और दूसरी तरफ आर्मी में वो अपने कबीले के लोगों को हाई पोस्टों पर लाने लगा ताकि वक्त पड़ने पर वो उसके लिए जान भी दे सकें। और दोस्तों, बिल आखिर वो वक्त भी आ गया जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। हुआ यूं कि 25 जनवरी 1971 को मिलिटन ओबोटे कॉमनवेल्थ मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए सिंगापुर गया हुआ था और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इदी अमीन ने ओबोटे की गैर मौजूदगी में खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। अब क्योंकि आर्मी पर उसका पूरा कंट्रोल था, प्लस लोगों के सामने उसकी एक अच्छी इमेज भी बनी हुई थी और जिसकी वजह से उसे ये सब करने में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। पावर में आते साथ ही उसने सबसे पहले ओबोटे को युगांडा में एंटर करने से बैन कर दिया और ये खबर फैला दी कि जो कोई भी ओबोटे को सपोर्ट करेगा
या उसे किसी भी किस्म की खबर दी तो उसे स्टेट का गद्दार समझकर सजा दी जाएगी। और दूसरी तरफ उसने ऐसी गैंग बनाना स्टार्ट कर दी जिसका काम यह था कि जो कोई भी ईदी को मारने या ओबोटे को सपोर्ट करने की बात तक भी करता उसे पकड़कर मार देना था। और जुल्म की इंतहा तो तब हुई जब उसने अछोली और लैंगो के कबीले को सिर्फ इस शक की बिना पर मार डाला कि ये लोग ओबोटे को इल्लीगली सपोर्ट कर रहे थे, हालांकि उसके पास इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद भी नहीं थे। और इसी दौरान ही एक अजीब सी बात भी हुई। ईदी अमीन को अल्लाह ने ख्वाब में आकर बताया कि वो सारे एशियंस को युगांडा से निकाल दें। अब उसे ये ख्वाब सचमुच में आया था या ये कोई कहानी थी जो लोगों को सुनाई जा रही थी। उसने अगले ही दिन ये ऐलान कर दिया कि सारे एशियंस 90 दिन के अंदर अंदर युगांडा को छोड़कर चले जाएं। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि युगांडा की 60% इकोनॉमी एशियन चला रहे थे, जिनमें इंडियन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शामिल थे। और इसी वजह से ईदी अमीन को लगता था कि ये लोग आगे चलकर युगांडा पर ही राज करना स्टार्ट कर दें। और धीरे धीरे वहाँ की आर्मी ने एशियंस की प्रॉपर्टीज़ को सील करना स्टार्ट कर दिया और उनके बिजनेस को ईदी के करीबी लोगों में बांटना शुरू कर दिया। और जो एशियंस जाने के लिए रेडी ही नहीं थे उनको काट काट कर या फिर ज़िंदा ही मगरमच्छों के आगे फेंका जाने लगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 4000 लोगों को मगरमच्छों के झुंड के आगे फेंक दिया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता जुल्म की सारी हदें पार करना स्टार्ट कर दी। एशियंस हों या लोकल युगांडन के लोग, सबको टॉर्चर किया जाने लगा। और ये देखने के लिए कि लोग अच्छे से टॉर्चर हो रहे हैं या नहीं, उसने अपने घर में 4 चैम्बर बनवाए जिनमें कैदियों को लाकर बुरे तरीके से टॉर्चर कर कर मारा जाता। उसकी आर्मी को जिस किसी पर भी शक होता उसको उठाकर इन चैम्बरों में कैद कर दिया जाता और उनको बंद करके चैम्बरों के दरवाजे पर करंट छोड़ दिया जाता ताकि अगर वो भागने की कोशिश भी करें तो वहीं करंट लगने से मर जाएं। और फिर चैम्बरों में जहरीली गैस छोड़ी जाती जिसकी वजह से लोग तड़प तड़प कर मर जाते और मरे हुए लोगों को मगरमच्छों का खाना बनाया जाता। कहा जाता है कि उसने लगभग 5 लाख लोगों को इन चैम्बरों में मौत के घाट उतारा था और वो जिन लोगों को मारता उनकी लाशों के साथ घंटों घंटों बातें करता और फिर उन्हीं लाशों के साथ सो भी जाता। ये राज दुनिया के सामने तब आया जब एक दिन उसकी बीवी गलती से उसके प्राइवेट कमरे में चली गई। उसने देखा कि बड़े से फ्रीजर में लोगों के कटे सर रखे हुए हैं, कई लाशों के हाथ काटकर पाँव की जगह और पाँव काटकर बाजों की जगह सिलाई किए हुए हैं। जब लोगों को उसके इस कामों की खबर मिली तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर पकड़ने लगी जिसकी वजह से ईदी और गुस्से से पागल होने लगा। उसने अपने आप को पावर में रखने के लिए टंजानिया पर अटैक कर दिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी नाकामी साबित हुई क्योंकि टंजानिया ने उसको हराकर युगांडा पर कंट्रोल कर लिया और ईदी अमीन भागकर अपनी जान बचाकर शाम पहुंच गया और शाम से वो सीधा सऊदी अरेबिया गया जहां 2003 को जद्दा में उसकी मौत हुई। तो दोस्तों ये थी उस जालिम इंसान की कहानी जो खुद को खुदा का चुना हुआ मानता था और साथ ही साथ लोगों को इस बेरहमाना तरीके से मार भी रहा था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत वैल्यू या नॉलेज मिली होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।